गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, वी आर लाइव नाउ। जुड़ जाइए आप जल्दी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने फ्रेंड्स को आप शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बताइए आप कि विनायक संस्थान में रीट का ऑनलाइन बैच चालू हो चुका है और सबसे अच्छी आपको क्लासें मिलेंगी, जहां पर एक से एक बेहतर टीचर हैं जिन्होंने अपना रिजल्ट दिया है। मैं बार बार कहता हूं कि आप हमारा रिजल्ट उठा करके आप देखिए, फिर आप हमसे जुड़िए। हमारी क्लासें आप लीजिए, आप देखिए। हमारी साइंस की क्लासें हमारी चल रही हैं। अगर आपका कोई भाई बहन कोई बीएससी में है तो बीएससी की हमारी क्लासें चल रही हैं, पूरे साइंस की क्लास चल रही हैं। आप देखिए साइंस में इतने सारे विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं। ऐसे ही टीचर वाला है हमारा, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में हमारे यहाँ से फर्स्ट रैंक आ चुकी है। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, आप लिस्ट उठा के देखिएगा। रीट में भी हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा, इसलिए जितना हो सके आप हमसे जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, है ना। और सबसे बड़ी बात, मैं बार बार कहता हूं आपको होपलेस नहीं होना है। मैं बार बार कहता हूं आपको होपलेस नहीं होना है। अगर हम लोग होपलेस हो गए तो फिर कैसे काम चलेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं हर बार मैं देखता हूं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी बच्चे का मेरे पास मैसेज पड़ा ही होता है कि सर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, मैं पढ़ नहीं पा रही हूं। क्यों हो रहा है ऐसा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जो जिनका सिलेक्शन होता है वो क्या आसमान से उतर करके आते हैं? जिनका सिलेक्शन होता है वो क्या आसमान से उतर करके आते हैं? वो आपके ही भाई बंधु हैं, वो आपके ही भाई बंधु हैं। इसलिए आप घबराइए मत, आप हॉपलेस मत होइए, हम आपके साथ हैं। हमेशा हम लोग साथ में हैं, आप कभी भी हमसे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हॉपलेस हो जाएंगे तो क्या मिलेगा बताओ। विवेकानंद जी ने एक लाइन बोली है, असफलता से घबराकर हार मानकर बैठ जाना कायरता की निशानी है। असफलता से घबराकर हार मानकर बैठ जाना कायरता की निशानी है। इसलिए आप घबराइए मत, जितना ज्यादा हो सकेगा हम लोग आपके सिलेक्शन के लिए कोशिश करेंगे। इसलिए आप पढ़ते रहिए, इसलिए आप क्या कीजिए, आप लोग पढ़ते रहिए। और कभी कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमसे बिल्कुल बात कर सकते हैं। हमारी क्लासें आप चल रही हैं, जिन्होंने पढ़ लिया, जो हमसे ऑफलाइन पढ़ चुके हैं, वो इसको जुड़िए, वापस से जुड़िए हमसे और आप अपना रिवाइज कीजिए। क्योंकि काफी बार, जैसे मैं पिछले वीडियो में ही मैंने बोला था कि हमें देखी हुई पढ़ी हुई बातें याद नहीं रहती, लेकिन काफी बार सुनी हुई चीजें याद रह जाती हैं। जो ऑफलाइन में हम लोगों ने पढ़ा था, कहीं ना कहीं कुछ चीज अलग हो जाती है, क्योंकि कोई रटा रटाया तो होता नहीं है कि हमने रटा रटाया और बोल दिया आपके सामने। हमारे दिमाग में जो चीज आती है हम लोग बोलते हैं, कहीं ना कहीं और एग्जाम्पल हम लोग लाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके बेहतर समझ में आ सके। इसलिए आपको क्या करना है, होपलेस नहीं होना है। जैसे मैं बार बार मैं कहता हूं कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। जब चिड़िया से मैंने पूछा कि कैसे बना आशियाना, जब चिड़िया से मैंने पूछा कि कैसे बना आशियाना, तो चिड़िया बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्या करना है, तिनका तिनका उठाना है, आपको होपलेस नहीं होना है। ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहां नसीब से होती हैं। ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहां नसीब से होती हैं। लेकिन वहां तूफान भी हार जाते हैं, वहां तूफान भी हार जाते हैं जब कश्तियां अपनी जिद पे अड़ी होती हैं। वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पे अड़ी होती हैं। इसलिए आप अपनी जिद पे अड़ जाइए। मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे विनायक से सिलेक्शन लेना है और मेरा कैरियर मुझे बनाना है, मुझे खुश करना है, घर वालों को खुश करना है।
इसलिए विद्यार्थियों आप पढ़ते रहिए। हम लोग पढ़ रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, कुछ सिद्धांतों के बारे में हमने चर्चा करी, हमने लिखाया, हमने आपको इंग्लिश मीन भी बताया, हमने आपको हिंदी मीन भी बताया, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने आपको दिए। अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, जहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया उससे आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट ना। आप कॉपी पेन लीजिए और लिखते जाइए। देखिए आगे, मुझे क्रम नंबर तो मुझे याद नहीं है, आप डाल लीजिए, मैं तो वापस से पहला मैं डालता हूं, आप अगला जो आपका क्रमांक है वो आप डालिएगा। देखिए विकास में परिवर्तन होता है, विकास में परिवर्तन होता है, विकास में परिवर्तन होता है। देखिए कैसे परिवर्तन होता है। जब हम लोगों ने पढ़ा अभिवृद्धि और विकास में अंतर, तो हमने एक लाइन वहां मेंशन कराई थी आपको कि अभिवृद्धि मात्रात्मक या परिमाणात्मक होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक या परिमाणात्मक होती है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। यहां हम इस सिद्धांत में बात करेंगे दोनों चीजों की, मतलब विकास में ही अभिवृद्धि का भाव क्या होता है, निहित होता है। विकास में ही अभिवृद्धि का भाव क्या होता है, निहित होता है। मतलब क्या करता है विकास, हमारी जो आनुवांशिक शक्ति है, हमारी जो आनुवांशिक शक्ति है उसको क्या करता है, वो बाहर निकालने की कोशिश करता है। हमारी जो आनुवांशिक शक्ति है वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, राइट ना। कैसे, जैसे देखिए मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सोनी चैनल आप डाउनलोड कीजिए अपने फोन में, जिसके पास एंड्रॉइड फोन है, और इंडियन आइडल का 12वां सीजन स्टार्ट हुआ है पिछले शनिवार से। इंडियन आइडल का 12वां सीजन स्टार्ट हुआ है पिछले शनिवार से, 2 एपिसोड हो चुके हैं। आप उसको देखना स्टार्ट कीजिए, वहां पर ऐसे कैंडिडेट आते हैं जिनसे आपको मोटिवेशन मिलेगी, उन जजेस से आपको मोटिवेशन मिलेगी, उन जो कैंडिडेट्स हैं उनसे आपको मोटिवेशन मिलेगी। कल मैं देख रहा था, उसमें हमारे राजस्थान से एक लड़का गया है, नागौर डिस्ट्रिक्ट से एक लड़का गया है जो कठपुतलियों का खेल दिखाता है। नागौर से एक लड़का गया है जो कठपुतलियों का खेल दिखाता है। उनका रोजगार का जरिया सिर्फ कठपुतली है, उनके रोजगार का जरिया क्या है, सिर्फ कठपुतली है। अब क्या हो गई, वो कठपुतली की प्रथा बंद हो गई, कोई देखना ही पसंद नहीं करता। जो हमारी पारंपरिक विरासत है उसको देखना कोई पसंद नहीं करता। पहले राजा महाराजा बुलाते थे कठपुतलियों को, नचाने वालों को बुलाते थे, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, कोई बुलाता नहीं है। इसलिए क्या हो रहा है, इस जो हमारे जो खेल है इसका क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। इसलिए जो लड़का है उसका नाम तो मैं भूल गया, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, नागौर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से वो बिलोंग करता है। वो ऑडिशन देने के लिए गया अपने माँ बाप के साथ में, वो ऑडिशन देने के लिए गया अपने माँ बाप के साथ में। तो वहां उसने गाना गाया पधारो म्हारे देश, है ना। उसके जज हैं हिमेश रेशमिया, नेहा कक्कड़ और विशाल ददलानी। उसने इतना शानदार गाना गाया कि जहां किसी को गोल्डन टिकट मिल रहा था, वहां उसको डायरेक्ट थिएटर राउंड के आखिरी राउंड में जाने का मौका मिला। बताइए, वहां उसको आखिरी राउंड में जाने का मौका मिला। मतलब जो प्रथा उसने कठपुतली से उसने चालू करी थी, कहां ले आया उस टैलेंट को, वो सिंगिंग पे। कहां ले आया उसको, सिंगिंग पे ले आया। उसका मात्रात्मक विकास हुआ, उसका परिमाणात्मक विकास हुआ,
लेकिन उसके अंदर जो उसकी आनुवांशिक, मतलब उसको तो ये खेल विरासत में मिला, उसको तो ये खेल विरासत में मिला। उसको जो कठपुतली नृत्य तो थोड़ा थोड़ा गाना गाते थे, कहीं से उसने सीखा होगा, लेकिन उसी विरासत को बाहर निकालने का काम किया, उसी विरासत को जो उसके अंदर आनुवांशिक शक्ति थी, जो उसके अंदर आनुवांशिक शक्ति थी, उसको बाहर निकालने का काम किया, उसको बाहर निकाला। और बाहर निकालने के बाद वो लड़का सेलेक्ट हुआ और डायरेक्ट थिएटर राउंड के आखिरी राउंड में उस लड़के को चूज किया गया। मतलब वो लड़का आगे जाएगा। जो भी इंडियन आइडल 10 और इंडियन आइडल 11 के विनर रहे, सलमान अली और सनी हिंदुस्तानी, सेम उनकी तरह वो लड़का गाता है, वही उसकी आवाज है। बताइए, हुआ ना? मतलब विकास में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे कहां वो कठपुतलियों का खेल दिखा रहा था और कहां आज वो सिंगिंग स्टार बनने जा रहा है। कहां वो कठपुतलियों का खेल दिखाता था, कहां वो सिंगिंग स्टार बनने जा रहा है। और एक लड़का और है युवराज, एक लड़का और है युवराज, उसी इंडियन आइडल के सेट से उसने सीखा है। वो वहां पर झाड़ू लगाने का काम करता है। क्या करता है वो? वहां पे झाड़ू लगाने का काम करता है। उसने कहीं से शिक्षा नहीं ली, कहीं से उसने दीक्षा नहीं ली, सिर्फ झाड़ू, जो कैंडिडेट्स आते थे उनको वो सुनता था, जो जजेज उसको बोलते थे कि जो कैंडिडेट्स को कि ऐसा तुमने यहाँ पे गया, ये कभी, वो उसको बड़ी बारीकी से सुनता था। बड़ी बारीकी से सुनकर के जब मैं कल उसका भी देख रहा था, तो उसने गाना गाया, मराठी सॉन्ग आया था, उससे जज इतना इंप्रेस हुए और उसको बोला कि हमारे यहीं पे छुपा था। अरे टैलेंट तो कहीं से भी निकल सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशली वहीं से अलग से आएगा सिलेक्शन कराने वाला भी नहीं आएगा। टैलेंट छुपा होता है अपने अंदर, उसको हमें बाहर निकालना है। टैलेंट हमारे अंदर छुपा हुआ है, हमारी आनुवांशिक शक्ति हमारे अंदर है, उस शक्ति को हमें क्या करना है? बाहर निकालना है। और जब वो बाहरी जो आनुवांशिक शक्ति वो बाहर आएगी, तब हम क्या होंगे? हमेशा सफल होंगे। क्या होंगे? हम लोग हमेशा सफल होंगे। इसलिए ये हमारा सिद्धांत है, कौन सा? विकास में परिवर्तन होता है। और कौन सी शक्ति? आनुवांशिक शक्ति कहां निकलती है? वो हमारे बाहर निकल जाती है। कहां निकल जाती है? बाहर निकल जाती है। और जब बाहर निकल जाती है शक्ति, तब क्या हो जाते हैं? हम लोग सफल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हम लोग सफल हो जाते हैं। राइट ना? आया समझ में आपके? अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास हमारी आनुवांशिक शक्तियों को, विकास हमारी आनुवांशिक शक्तियों को बाहर निकालने की कोशिश करता है। विकास हमारी आनुवांशिक शक्तियों को बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिनके द्वारा या उस शक्ति के द्वारा, उस शक्ति के द्वारा हम सफल होने का प्रयास करते हैं। उस शक्ति के द्वारा हम सफल होने का प्रयास करते हैं। फिर आगे लिखिए, अनियमितता तक, अनियमितता, अनियमितता का सिद्धांत, अनियमितता का सिद्धांत अनियमितता का सिद्धांत
लिखिए इसमें वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास की गति हमेशा एक जैसी नहीं होती। वृद्धि और विकास की गति हमेशा एक जैसी नहीं होती। यद्यपि अभिवृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, फिर भी विकास चलता रहता है। लेकिन विकास भी कभी तीव्र गति से होता है, विकास भी कभी तीव्र गति से होता है और कभी धीमी गति से होता है। विकास भी कभी तीव्र गति से होता है, कभी धीमी गति से होता है। मतलब अनियमित होता है, एक जैसा नहीं रहता। एक जैसा प्रत्येक अवस्था में विकास एक जैसा नहीं होता। वो क्या होता है? चेंजेबल होता है, कभी चेंज हो जाता है वो विकास। आगे लिखिए, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी लिखिए इसमें, विकास निरंतर चलता रहता है, विकास निरंतर चलता रहता है, विकास निरंतर चलता रहता है। अर्थात विकास कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है। अर्थात विकास कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है, वह मृत्यु पर्यंत चलता है। वह मृत्यु पर्यंत चलता है। फिर लिखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज। व्यक्तिगत विभिन्नताएं हमारा स्पेशली टॉपिक है मनोविज्ञान का, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। वहां पे हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, मतलब इससे तात्पर्य होता है कि प्रत्येक बच्चे का या प्रत्येक बालक का विकास एक जैसा नहीं होता। ना तो उसकी अभिवृद्धि एक जैसी होती है, ना ही विकास एक जैसा होता है। कुछ बालक तेज गति से आगे बढ़ जाते हैं, कुछ बालक धीमी गति से बढ़ते हैं। कोई बालक 10 महीने में चलना सीख जाता है, कोई बालक 1.5 साल में चलना सीखता है, कोई बालक 8-9 महीने में ही बोलना चालू कर देता है, कोई बालक 12-13 महीने तक नहीं बोल पाता। ये क्या है? बालक का डेवलपमेंट है। कोई बालक जल्दी बोल रहा है, कोई बालक लेट बोल रहा है, कोई बालक जल्दी खाना खाना सीख रहा है, कोई बालक लेट खाना खाना सीख रहा है। ये क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। प्रत्येक बालक समान नहीं होता। अगर हमारे सगे बहन भाई भी हैं, तब भी उनकी गति क्या होती है? एक जैसी नहीं होती।
हमारी मनोविज्ञान कहती है कि जो पहला बालक जन्म लेता है, जो बालक पहले जन्म लेता है, मतलब हमारे घर में जो पहला बालक होता है एक माँ बाप के, उसकी गति ज्यादा होती है बजाय बाद वाले के। उसकी सीखने की गति, उसकी बढ़ने की गति तेज होती है बजाय बाद वाले के। ये हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेज में। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, मतलब प्रत्येक बालक की बढ़ने की गति एक जैसी नहीं होती, मतलब प्रत्येक बालक अलग अलग होता है, उसकी अपनी अपनी विशेषता होती है। उनमें कुछ चीजों में समानताएं हो सकती है मिल जाए, लेकिन हर चीज उनकी क्या नहीं होती, समान नहीं होती। कौन सा सिद्धांत है ये? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, राइट ना। फिर लिखिए आप, परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। देखिए, परस्पर संबंध का मतलब विकास की सारी दशाएं, जब हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, हम पढ़ेंगे फिर शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, भाषात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, ये हम लोग पढ़ेंगे। मतलब विकास की प्रत्येक दशाएं, मतलब विकास का प्रत्येक रूप आपस में एक दूसरे से जुड़ा होता है। विकास का प्रत्येक रूप आपस में एक दूसरे से जुड़ा होता है। अगर बालक की एक दशा प्रभावित होती है, अगर बालक की एक दशा प्रभावित होती है तो उसकी अन्य दशाएं भी प्रभावित होने लगती हैं। अगर उसकी एक दशा प्रभावित होती है तो उसकी अन्य दशाएं भी प्रभावित होने लगती हैं। जैसे देखिए, जब मेरी क्या है, स्टूडेंट को डांटने की आदत है, मैं स्टूडेंट को डांट देता हूं काफी बार, लेकिन मैं उनके भले के लिए डांटता हूं। बताइए, अगर मेरे डांटने से, है ना, मेरे डांटने से अगर उनको सफलता मिल जाती है तो ऐसी डांट तो अच्छी है ना। मेरे डांटने से अगर उनको सफलता मिल जाती है तो ऐसी डांट तो अच्छी है। आप हमें मान लीजिए, कितनी मान लीजिए, सिर्फ सफलता वो मिलनी चाहिए। इसलिए क्या होता है, काफी बार कुछ स्टूडेंट्स का ईगो हर्ट हो जाता है कि भरी क्लास में और जिसमें लड़कियां बैठी हैं उनके सामने मुझे डांट दिया, जबकि ना तो मैं लड़की को देखता हूं ना मैं लड़के को देखता हूं। हमारा ईगो हर्ट हुआ, जिसके कारण हम लोग क्या चले गए, हम लोग क्लास से हम लोग बाहर चले गए। हम लोग कि नहीं, मुझे नहीं पढ़ना उस टीचर से। अरे उसने तो आपके भले के लिए बोला था, उसने तो आपके भले के लिए बोला था, लेकिन आप बाहर चले गए। आप घर जाएंगे, आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। घर जाएंगे, आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। किसी का फोन आएगा, उस फोन को आप काट देंगे। मम्मी पापा से बात आप नहीं करेंगे, बहन भाई से आप बात नहीं करेंगे, आप खाना नहीं खाएंगे। मम्मी पापा को बोलेंगे आज मुझे खाना नहीं खाना। मम्मी पूछेगी क्यों नहीं खाना, तो हम लोग रीजन नहीं बताएंगे, क्योंकि माँ बाप भी बोलेंगे कि टीचर ने डांट दिया तो क्या हो गया। कहीं जाने का मन नहीं, कोई दोस्त बोलेगा मूवी देखने चले, नहीं चलना मुझे, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डांट देंगे। हमारे इमोशंस में क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। हमारे इमोशंस में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। आप मुझे तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अपना गुस्सा आप अन्य चीजों पर निकाल रहे हैं। मतलब मैंने तो सिर्फ आपकी पढ़ाई को प्रभावित किया, राइट, आपके अकॉर्डिंग मैंने प्रभावित किया, जबकि मैंने ऐसा नहीं किया। आपको पढ़ने के लिए मैंने डांटा था, आपकी सिर्फ मैंने पढ़ाई वाली स्टेज को मैंने प्रभावित किया। कहां आपकी सारी दशाएं प्रभावित हो गई। क्या हो गई, आपकी सारी दशाएं क्या हो गई, प्रभावित हो गई। क्रोएन को बोलते हैं सामाजिक और संवेगात्मक दशाएं साथ साथ चलती हैं। क्रोएन को क्या बोलते हैं, सामाजिक और संवेगात्मक दशाएं आपस में एक साथ चलती हैं। लेकिन सारे मनोवैज्ञानिक बोलते हैं कि विकास की सभी दशाएं एक दूसरे से जुड़ी होती है। अगर बालक की एक दशा प्रभावित होती है तो उसकी सारी दशाएं क्या होने लगती हैं, प्रभावित होने लग जाती हैं। इसलिए क्या है, हमारी जो सारी दशाएं, हम लोग अगर हमारा कंट्रोल नहीं होता, चाहे आप हो चाहे हम हो चाहे बहुत बड़े लोग हो, नहीं हो पाता कंट्रोल। एक चीज प्रभावित होती है तो सारी चीजें, अगर हमें
किसी ने टेंशन दे दिया, तो हमें भूख नहीं लगेगी, है ना। हमें टेंशन दे दिया, हमें भूख नहीं लगेगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, क्वेश्चन भी शायद हम लोगों ने करवाया था कि एक लड़की अपने मित्र के द्वारा विश्वासघात किए जाने के कारण, एक लड़की अपने मित्र के द्वारा विश्वासघात किए जाने के कारण जिस पीड़ा का अनुभव कर रही है, वो कह रही है कि मुझे कोई समझ नहीं पाता, मेरी पीड़ा को कोई नहीं समझ पा रहा है। कहां? तो उसकी जो लाइफ थी, मतलब उसका जो स्टिमुलस था, जो उसका, मैं इनडायरेक्ट वे में मैं कह रहा हूं, जो उसका स्टिमुलस था उसको विश्वासघात कर गया, क्योंकि वो तो उसके भरोसे जीता था कि नहीं, क्या है, इसके ऊपर मेरा 100% बिलीव है, ये मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। और जहां तक होता है कि जहां रिश्ते जोड़ते हैं वहां क्या होता है, विश्वास होना चाहिए, रिश्ते होना, क्योंकि विश्वास की डोर बहुत कच्ची होती है। विश्वास की डोर जमाने में हमें बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन जब टूटती है तो 1 सेकंड भी नहीं लगता। इसलिए कभी भी किसी के साथ विश्वासघात ना करिए। एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ उससे बोलने पड़ेंगे, इसलिए आप सच बोलिए, क्या हो जाएगा, कोई मारेगा तो नहीं ना हमें, इसलिए आप सच बोलिए। मतलब वो लड़की, उसको तो सिर्फ एक विश्वासघात मिला, लेकिन वो खाना नहीं खा रही, मम्मी पापा को उल्टा सीधा बोल रही है, भाई बहन को उल्टा सीधा बोल रही है, मतलब एक दशा उसकी प्रभावित हुई और सारी दशा उसकी प्रभावित हो गई। मतलब परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास की सभी दशाएं आपस में एक साथ जुड़ी रहती हैं। लिख लीजिए आप, विकास की सभी दशाएं आपस में जुड़ी रहती हैं। अर्थात विकास की सभी दशाएं आपस में जुड़ी रहती हैं, अर्थात बालक की एक दिशा प्रभावित होती है, एक दशा, बालक की एक दशा प्रभावित होती है, बालक की एक दशा प्रभावित होती है तो उसकी सारी दशाएं प्रभावित हो जाती हैं। बालक की एक दशा प्रभावित होती है तो उसकी सारी दशाएं प्रभावित हो जाती हैं। अगला लिखिए, विकासात्मक पैटर्न पूर्वाणु में होता है। विकासात्मक पैटर्न पूर्वाणु में होता है। पूर्वाणु में को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रेडिक्टेबल। पूर्वानुमेय को हम लोग बोलते हैं जिसका पहले हमें अनुमान हो गया हो, मतलब प्रेडिक्टेबल। अगर आप इंग्लिश की क्रिकेट की कमेंट्री आप सुनते हैं तो जो हमारे जो बोलने वाले कमेंट्री करने वाले हैं वो लोग बोलते हैं कि मैंने प्रिडिक्ट किया है कि स्कोर इंडिया का 350 का पार होगा। मतलब क्या कर रहे हैं, वो भविष्यवाणी कर रहे हैं। प्रिडिक्टेबल, पूर्व अनुमेय प्रिडिक्टेबल विकासात्मक पैटर्न पूर्वानुमेय होता है। जैसे देखिए, पूर्व प्रसूति काल में, है ना, पूर्व प्रसूति काल में बालक का क्या होता है, क्रियात्मक विकास स्टार्ट होने लगता है। जब बालक गर्भ में 5 या 6 महीने का हो जाता है, जब बालक गर्भ में 5 या 6 महीने का हो जाता है तो बालक का क्रियात्मक विकास स्टार्ट होने लगता है। बालक का क्रियात्मक विकास स्टार्ट होने लगता है। तब मां बोलती है कि बालक हाथ मार रहा है, पैर मार रहा है, या बहुत सारी क्रियाएं कर रहा है। तब हो सकता है पिता बोले कि बालक चंचल बनेगा, इसमें तेज फुर्ती है, इसमें स्फूर्ति रहेगी, ये हम लोग बोलते हैं। जो चीज पूर्व प्रसूति काल से चली आ रही थी वो बालक के जन्म लेने के बाद भी क्या होती है, वो बनी रहती है।
और जब वो बनी रहती है तब जो भी उस बच्चे को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि बालक ज्यादा हाथ मार रहा है, ज्यादा पैर मार रहा है, ज्यादा बहुत सारी क्रियाएं कर रहा है बालक, तो वो कहने लगते हैं यार तेरा लड़का ना बहुत चंचल बनेगा, बहुत जल्दी पैर लेगा, बहुत जल्दी बोलना सीखेगा और बड़ा होकर के ये बनेगा वो ने बहुत सारी भविष्यवाणी कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं वो? बहुत सारी भविष्यवाणी कर जाते हैं। उसी का नाम दिया हमने पूर्वानुमेय। क्या नाम दिया उसका? पूर्वानुमेय। मतलब जिसका पहले से ही हमें अनुमान हो गया हो, मतलब जिसके बारे में हम लोग प्रेडिक्टेबल है, जिसके बारे में हम लोग भविष्यवाणी कर चुके हैं। क्या होता है? विकासात्मक पैटर्न पूर्व अनुमेय होता है। विकासात्मक पैटर्न क्या होता है? पूर्व अनुमेय होता है। राइट ना? लिख लीजिए आप। पूर्व प्रसूति काल में, पूर्व प्रसूति काल में बालक की जो क्रियाएं होती हैं, पूर्व प्रसूति काल में बालक की जो क्रियाएं होती है, पूर्व प्रसूति काल में बालक की जो क्रियाएं होती हैं वो जन्म लेने के बाद भी, जन्म लेने के बाद भी बनी रहती हैं, जिससे हमें अनुमान हो जाता है, जिससे हमें अनुमान हो जाता है कि बालक का विकास, कि बालक का विकास किस तरह से होगा, बालक का विकास किस तरह से होगा। राइट ना? देखिए अगला लिखिए, लड़का और लड़की, लड़का और लड़की की विकास दरों में, लड़का और लड़की की विकास दरों में अंतर होते हैं। लड़का और लड़की की विकास दरों में अंतर होते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हम लोगों ने कराया कि लड़कियां 10 से 11 वर्ष में क्या होती हैं? लड़कों से लंबी दिखाई देती हैं, जबकि लड़के 12 से 13 वर्ष में। क्यों? क्योंकि लड़कियों में क्या होते हैं? हार्मोन्स का स्राव होता है, जिसकी वजह से लड़कियों की ग्रोथ आगे जाकर के क्या हो जाती है? रुक जाती है। लड़के जन्म के समय लड़कियों से लंबे होते हैं, लड़के जन्म के समय लड़कियों से लंबे होते हैं, लेकिन बाद की अवस्था में लड़कियां लड़कों से लंबी होने लग जाती हैं। लड़कियों में हर क्वालिटी, लड़कियों में हर गुण लड़कों से पहले होता है। चाहे दांतों की, स्थायी दांतों की संख्या हो, चाहे लड़कियां खाना सीखती हो, चाहे चलना सीखती हो, चाहे पहनना सीखती हो, चाहे गाना सीखती हो, कुछ भी काम करती हो, लड़कियां सबसे पहले सीखती हैं। लड़कियों में कुछ बुराइयां भी हैं तो लड़कों में अच्छा, तो लड़कियों में अच्छाइयां बहुत है। लड़कियों में क्या है? अच्छाइयां बहुत है, बुराइयां कम है। सिर्फ उनको समझने वाला होना चाहिए, लड़कियों को समझने वाला होना चाहिए। अच्छाइयां भी बहुत है, बुराइयां, ऐसे लड़कों में भी बुराइयां बहुत है और अच्छाइयां भी बहुत है, उनको भी समझने वाला होना चाहिए। लेकिन जब दोनों नहीं समझ पाते तब आपस में क्या बढ़ती है? तकरार बढ़ती है। क्या होती है? तकरार बढ़ती है। इसलिए लड़कियां लड़कों से जल्दी परिपक्व हो जाती हैं, लड़कियां लड़कों से जल्दी परिपक्व हो जाती हैं। लड़कियां हर चीज में लड़कों से आगे रहती हैं। लिख लीजिए आप इसमें, लड़कियां लड़कों से जल्दी परिपक्व हो जाती हैं।
प्रत्येक प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में अंतर्निहित अंतर प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में अंतर्निहित खतरे होते हैं। ये लाइन हर बार एग्जाम में आती है। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ये लाइन हमेशा आती है और वो पूछता है, 4 ऑप्शन देता है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? और क्या कर देते हम लोग? इसको कर देते नहीं है, ये नहीं है। अरे भाई और बहनों, है ना, नरेंद्र मोदी जी की लैंग्वेज में। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, ये होता है प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में अंतर्निहित खतरे होते हैं। अब यहाँ से मारने वाली नहीं का मतलब होता है बाधा या अवरोध, मतलब रुकावट। बाधा, अवरोध, रुकावट। प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में अंतर्निहित खतरे होते हैं। खतरे का मतलब वो मारना पीटना नहीं, आक्रमण करना नहीं। खतरे का मतलब है बाधा, अवरोध और रुकावट। बाधा, अवरोध और रुकावट मतलब जब बालक बड़ा होता जाता है तो धीरे धीरे उसकी लाइफ में क्या आने लगती है? रुकावटें आने लगती हैं। माँ बाप, पहले जो माँ बाप हमें कुछ नहीं कहते थे, माँ बाप कहते कहां जा रहा है, मत जाए, चल बैठ जा। या फिर काफी सारी बीमारियां हमें हो जाती हैं, काफी सारे और कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिससे हमें प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। आजकल तो सबसे बड़ा जो रीजन है रुकावट का, क्योंकि बहुत जल्दी परिपक्व होने लगते हैं बच्चे, तो स्टिमुलस का सबसे बड़ा बैरियर होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बैरियर, BARRIOR। सबसे बड़ा बैरियर होता है स्टिमुलस, जो पूरा स्टॉप लगा देता है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या होते हैं, हम लोग उसी में हम लोग घुल मिल जाते हैं। सबसे बड़ा बैरियर क्या होता है? स्टिमुलस हमारा सबसे बड़ा बैरियर हो जाता है ना। बाकी तो ये मैं कह रहा हूं, लेकिन जो साइकोलॉजी के अनुसार हम लोग देखें तो कुछ बीमारी हो जाती हैं, कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जिनसे हमें रुकावट हो जाती है। माँ बाप का कहना हम लोग मान नहीं पाते, माँ बाप की हर चीज हमें बुरी लगने लगती है। मतलब क्या होते हैं? हमारे खतरे होते हैं। खतरे का मतलब वो नहीं, मारना पीना नहीं, बाधा, अवरोध, रुकावट। काफी सारे, जैसे स्टीफन हॉकिंस का आपने लोगों ने नाम सुना, वो बेचारे अच्छे से काम कर रहे थे, लेकिन 19 या 20 साल की एज में उनका शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। लेकिन फिर भी जब उनकी डेथ हुई आज से 2-3 साल पहले, 90 या 91 के आसपास, तब भी उनकी उंगलियां काम कर रही थी। सिर्फ उन्होंने उंगलियों के बल पे, उंगलियां माइंड के ऊपर पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को खोज लिया, सारे ब्रह्मांड के रहस्य को खोज लिया। और उन्होंने एक लाइन बोली थी, मैंने ब्रह्मांड के सारे रहस्य को खोज लिया, मैंने ब्रह्मांड के सारे रहस्य को खोज लिया, लेकिन औरतों के रहस्य को आज तक नहीं समझ पाया। और ये सच बात है, औरतों के रहस्य को कोई समझ नहीं पाता, उसके अंदर ही वो चीज दफन रहती है, राइट ना। क्या होते हैं खतरे? अगर खतरा नहीं होता तो वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाते, अभी भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन अगर उनकी बॉडी काम करती रहती, क्योंकि उनकी 2-3 शादियां होती, 2-3 उन्होंने, सबने उनका साथ छोड़ दिया, 2-3 शादियां हुई थी, सबने उनका साथ छोड़ दिया। वो खतरा ही तो है। जहां लाइफ में कोई हमें सपोर्ट मिल रहा था, अगर हमारी लाइफ का कोई सपोर्ट सिस्टम ना हो, अगर हमारी लाइफ का कोई सपोर्ट सिस्टम ना हो, हमें लाइफ में कोई सपोर्ट करने वाला हो, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। कोई ना कोई एक होता है जिसको हम लोग क्या बनाते हैं? गुरु हम लोग बनाते हैं, जिसकी बातें हम लोग मानते हैं, जिसकी बातें हम लोग मानते हैं, और उसी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। नहीं तो अगर नहीं होगा तो बहुत सारी रुकावटें आएंगी। उन रुकावटों को दूर करने के लिए हमें क्या चाहिए? कोई ना कोई गुरु चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के कोई नहीं सीखता। चाहे आप मूर्ति ही लगाइए, चाहे आप उसकी मूर्ति लगाइए, उसकी मूर्ति के सामने ही आप बोलिए। एकलव्य था, एकलव्य को जब गुरु ने ज्ञान नहीं दिया तो उन्होंने उनकी मूर्ति से उन्होंने सीखा, और इतने बड़े धनुर्धारी हुए कि गुरु ने जब मांगा तो उन्होंने अपनी उंगली को काट करके दे दिया, क्योंकि गुरु ने उनको उंगली मांगी थी, राइट ना। आजकल कहाँ होता है ऐसा? गुरु की बात ही नहीं मानते,
है ना। नहीं, हम सोचते हैं हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे, नहीं, उनको अनुभव है। अगर वो इस स्टेज पे खड़े हैं तो इस स्टेज पे खड़े होने का मतलब उनका कुछ ना कुछ ज्ञान है, तभी वो खड़े हैं। अगर ज्ञान नहीं होता तो वो नहीं खड़े होते। इसलिए आप उनकी बातें मानिए, क्योंकि यहाँ पर 1 घंटा बोलना, 1 घंटा पढ़ाना कोई मामूली बात नहीं है। घर में हम लोग चक्कर चक्कर हम लोग लगे रहते हैं, लेकिन ये एक स्टेज है ऐसी है, यहाँ पर बोलने में क्या आ जाते हैं, पसीने आ जाते हैं, अच्छे अच्छों को पसीने आ जाते हैं, राइट ना। क्या होते हैं खतरे, उन खतरों को निकालने वाला क्या चाहिए हमें, कोई ना कोई चाहिए होता है। खतरे का मतलब बाधा, अवरोध और रुकावट, और इंग्लिश में बोले तो क्या, बैरियर। प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में अंतर्निहित खतरे होते हैं। ये हर बार एग्जाम में आता है, खतरे होते हैं, ये आपको ऐसा नहीं करना है कि नहीं होते हैं, राइट ना। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में क्या होते हैं, खतरे होते हैं। आगे लिखिए, विकास की भिन्न भिन्न गतियां होती हैं। विकास की विभिन्न गतियां होती हैं। विकास की विभिन्न गतियां होती हैं। जैसे देखिए, हमारे सारे अंगों का विकास एक साथ नहीं होता। हमारे सारे अंगों का विकास एक साथ नहीं होता। होता है क्या, नहीं होता। जैसे देखिए, है ना, मान लीजिए ये उदर है, ये उदर है, हमारी मां का उदर है। जैसे ही बालक गर्भ में आया, बालक का विकास प्रारंभ हो गया। बालक एक आया भ्रूण के रूप में। बालक एक कैसे आया, भ्रूण के रूप में बालक आया। बालक बढ़ने लगा, उसकी आंख नाक ऐसे बढ़ने लगे, उसकी आंखों का रूप लेने लगा बालक। उसके आंख ये बनी, उसके कान बने, उसके बाल आए हल्के हल्के, उसकी ये हाथ बने, उसका धड़ बना, उसका ये पैर बने, है ना। मुझे इतनी ऐसी ही पेंटिंग मुझे बनानी आती है, और तो मुझे कुछ आता नहीं है। ये बना, है ना, ये उसके हाथ बन गए। कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से। विकास की भिन्न भिन्न गतियां, प्रत्येक अंग का विकास एक साथ नहीं होता। वो कैसे होता है, वो धीरे धीरे होता है। कैसे होता है, धीरे धीरे होता है। इसलिए कहा गया है कि विकास की विभिन्न गतियां होती हैं। गतियां एक जैसी नहीं होती। कैसी होती है, वो भिन्न भिन्न गतियां होती हैं। प्रत्येक अंग का विकास अलग अलग तरीके से होता है। एक साथ ही सारे अंगों का विकास नहीं होता। एक साथ ही सारे अंगों का विकास नहीं होता। इसमें कि प्रत्येक अंग का विकास एक साथ नहीं होता। प्रत्येक अंग का विकास एक साथ नहीं होता। विकास की आरंभिक बुनियाद, विकास की आरंभिक बुनियाद, विकास की आरंभिक बुनियाद बहुत महत्वपूर्ण है। विकास की आरंभिक बुनियाद, आरंभिक की यहां लिख लीजिए आप, प्रारंभिक। विकास की आरंभिक बुनियाद बहुत महत्वपूर्ण है। विकास की प्रारंभिक बुनियाद बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब जब बालक पैदा होता है, जब बालक पैदा होता है तो क्या दिया जाता है, बालक को मां का दूध 6 महीने तक बालक को दिया जाता है। अगर बालक को मां का दूध नहीं मिलता, अगर बालक को मां का दूध नहीं मिलता
तो बालक क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। बालक क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि 6 माह तक बालक को मां का दूध क्या होता है, जरूरी होता है। जैसे ही बालक मां के गर्भ में आता है, जैसे ही बालक मां के गर्भ में आता है तो मां को क्या दी जाती है, खुराक दी जाती है। तरह तरह के लड्डू बनाए जाते हैं, पता नहीं सौंठ वोंठ ऐसी कुछ दी जाती है ना, और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए जाते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें दी जाती है। मुझे तो अभी इतना याद नहीं है, लेकिन पता है बहुत सारी चीजें उनको दी जाती है गर्भावस्था में, जिससे बच्चा क्या हो, तंदुरुस्त पैदा हो, जिससे मां को क्या ना हो, कमजोरी ना हो। जो शिशु जो है हमारा, जब वो गर्भावस्था से बाहर आए तो स्वस्थ पैदा हो, बच्चे का वेट सही हो। क्या दे रहे हैं हम लोग, उनको खुराक दे रहे हैं। मतलब यहां बोला कि विकास की आरंभिक बुनियाद या प्रारंभिक बुनियाद कैसी होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। विकास की आरंभिक या प्रारंभिक बुनियाद कैसी होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। मतलब जैसे ही बालक गर्भकालीन अवस्था से बाहर आया, मतलब बालक का जैसे ही संज्ञानात्मक विकास स्टार्ट हुआ, कहां से, जन्म से, कहां से, जन्म से स्टार्ट हुआ, उसकी जो आरंभिक मतलब प्रारंभिक चीजें कैसी होती है, वो इंपॉर्टेंट होती है। मतलब उसको इतनी सारी चीजें दी जाती हैं जिससे आगे जाकर के बालक क्या कर सके, ग्रोथ कर सके। जैसे देखिए, जब भी कोई मकान बनाया जाता है, जब भी कोई मकान बनाया जाता है, जब भी कोई बिल्डिंग खड़ी की जाती है, तो सबसे मजबूत क्या बनाया जाता है, सबसे मजबूत क्या बनाया जाता है, उसकी नींव। सबसे मजबूत क्या बनाई जाती है, उसकी नींव। और यहाँ नींव कौन सी, हमारी शैशव अवस्था। यहाँ कौन सी हमारी नींव, क्या है, हमारी शैशव अवस्था है। हमारी नींव को क्या बनाया जाता है, नींव को क्या बनाया जाता है, मजबूत बनाया जाता है। भावी जीवन की आधारशिला होती है। भावी जीवन की क्या होती है, आधारशिला होती है। भावी जीवन की आधारशिला होती है। इसलिए विकास की आरंभिक बुनियाद कैसी होती है, महत्वपूर्ण होती है। कैसी होती है विकास की आरंभिक बुनियाद, बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि शैशव अवस्था में बालक का विकास कैसा होता है, बहुत तेज गति से होता है। बाल्यावस्था में छुप जाता है, बाल्यावस्था में क्या होता है, वो छिप जाता है। फिर किशोर अवस्था में बालक का विकास क्या होता है, वो बढ़ता चला जाता है। आया आपकी समझ में? आगे लिखिए, आगे लिखिए, विकास संचयी होता है। आगे लिखिए, विकास संचयी होता है। संचयी होता है। विकास संचयी होता है, मतलब डेवलपमेंट इज कलेक्टिव। डेवलपमेंट इज कलेक्टिव, विकास संचयी होता है। मतलब बालक जब पैदा हुआ तो उसको कुछ नहीं पता था, कुछ उसको नहीं आता था। लेकिन जैसे ही बालक बढ़ता चला गया, जैसे ही बालक बढ़ता गया, आगे आगे जैसे जैसे बढ़ता गया, वो अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को क्या करता चला गया, कलेक्ट करता चला गया। क्या करता चला गया, कलेक्ट करता चला गया। उसने बहुत सारी चीजों को क्या किया, एकत्रित किया। मतलब जैसे जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको बोलना नहीं आता था, लेकिन जैसे ही बालक 6 महीने का हुआ, बालक बलबलाने लग गया। 10 से 13 माह का हुआ, बालक बोलने लग गया, एक शब्द सार्थक बोलने लग गया। 18 से 20 माह का हुआ, 2 सार्थक शब्द बोलने लगे। ऐसे धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ता चला गया। घुटनों वो बैठना सीखा, घुटनों के बल चलना सीखा, खड़ा हुआ, चलना सीखा, दौड़ना सीखा, भागना सीखा, आगे साइकिल चलाना सीखा, बाइक चलाना सीखा, कार चला, सब कुछ बालक चलाना सीख गया। मतलब बालक ने क्या किया, कलेक्ट किया सारी चीजों को। बालक ने क्या किया, सारी चीजों को कलेक्ट किया। इसलिए कहते हैं कि बालक का बोला गया पहला शब्द,
बालक का बोला गया पहला शब्द और रखा गया पहला कदम उसकी संचयी प्रवृत्ति के उदाहरण है। बालक का बोला गया पहला शब्द और रखा गया पहला कदम उसकी संचयी प्रवृत्ति के क्या होते हैं? उदाहरण है। लिख लीजिए आप। बालक का बोला गया पहला शब्द, बालक का बोला गया पहला शब्द और रखा गया पहला कदम, बालक का बोला गया पहला शब्द और रखा गया पहला कदम उसकी संचयी प्रवृत्ति के उदाहरण है, उसकी संचयी प्रवृत्ति के उदाहरण है। आगे लिखिए, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। देखिए, मान लीजिए बालक अभी एक सांस्कृतिक कल्चर में रह रहा है, अपनी संस्कृति में बालक रह रहा है, उसी में वो रहन सहन के तरीके सीखता है, उसी में वो रहना सीखता है, उसी में वो खाना सीखता है, उसी में वो पहनना सीखता है और उसी में वो अपने फ्रेंड्स बनाता है। लेकिन जैसे ही बालक का या बालक की संस्कृति चेंज होती है, जैसे ही बालक का कल्चर चेंज होता है, उसका विकास क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। उसका विकास क्या होता है? प्रभावित हो जाता है। अगर जैसे कोई बच्चा अभी जयपुर में रह रहा है और जयपुर में रह के पढ़ रहा है, पैदा ही यहीं पे हुआ है, सब कुछ उसने जयपुर से सीखा, सारी लैंग्वेज उसने यहाँ पे सीखी, सब कुछ सीखा। उसके पापा जॉब करते हैं, यहाँ पे जयपुर में जॉब करते हैं, लेकिन उनका ट्रांसफर हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। उनका ट्रांसफर हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। कहां बालक ने यहाँ सब कुछ सीखा, कहां बालक ने यहाँ सब कुछ सीखा और कहां अब उसको अरुणाचल प्रदेश का सब कुछ सीखना पड़ेगा। कहां उसको अरुणाचल प्रदेश का सब कुछ सीखना पड़ेगा, वहीं की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, नए दोस्त उसको बनाने पड़ेंगे, वहां का रहन सहन, खाना पीना, सब कुछ उसको वहां का सीखना पड़ेगा। क्या हो गया? उसका डेवलपमेंट क्या हो गया? वो प्रभावित हो गया, उसका डेवलपमेंट इफेक्ट कर गया। किसकी वजह से? सांस्कृतिक परिवर्तन की वजह से। जिस संस्कृति में वो रह रहा था, वो संस्कृति उसको नहीं मिली। जो दोस्त उसने बनाए थे जयपुर में, वो दोस्त उसको अरुणाचल प्रदेश में नहीं मिले। जो जिनसे उसको प्यार मिलता था यहाँ पे घर में, वो प्यार उसको वहां नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ हमारे दादा दादी, पूरा परिवार हमारा रहता है, वहां सिर्फ मम्मी पापा थे उसके। क्या हो गया? उसका चेंज हो गया, डेवलपमेंट उसका प्रभावित हो गया। डेवलपमेंट क्या हो गया? उसका प्रभावित हो गया। किसकी वजह से? सांस्कृतिक परिवर्तनों की वजह से। क्या हो गया? चेंज हो गया। उसका कल्चर क्या हो गया? चेंज हो गया। और जैसे ही उसका कल्चर चेंज हुआ, जैसे ही उसका क्या हो गया? विकास प्रभावित हो गया। क्या हो गया? उसका विकास प्रभावित हो गया। राइट ना? अब आगे लिखिए, प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में, प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में सुख दुख समान नहीं होते। विकासात्मक अवस्था होते। प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में सुख दुख समान नहीं होते।
देखिए, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था तक तो सब कुछ ठीक चलता रहता है, लेकिन जैसे ही किशोर अवस्था में होते हैं हमें थोड़े दुख ज्यादा मिलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस हमारी बढ़ जाती हैं। कुछ हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं। शैशवावस्था में हमें कुछ नहीं करना होता है, बाल्यावस्था में हमें कुछ नहीं करना होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग किशोर अवस्था में आए हमारी उम्मीदें बढ़ने लग जाती हैं। हम लोग हमारे माँ बाप से हम लोग ज्यादा उम्मीद करते हैं, बाहरी लोगों से हम लोग उम्मीद करते हैं, हमारे सहपाठियों से हम लोग उम्मीद करते हैं। इसलिए क्या बोला? प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में सुख दुख समान नहीं होते हैं। मतलब किशोर अवस्था में क्या होते हैं? हमारे दुख ज्यादा बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे हम लोग बढ़ते चले जाते हैं, जैसे हम लोग गृहस्थ आश्रम में हम लोग प्रवेश करेंगे तो और भी ज्यादा सुख भी मिलेगा तो हमें दुख भी मिलेगा। इसलिए कहा गया कि जितना हमें सुख शैशवावस्था में मिलता है उतना कहीं नहीं मिल पाता, जितना बाल्यावस्था में मिल पाता है उतना नहीं मिल पाता। लेकिन जैसे जैसे हम लोग किशोरावस्था में बढ़ते जाते हैं हमें क्या होते हैं? दुख मिलना स्टार्ट हो जाता है। क्या होते हैं? हमारे दुख मिलना स्टार्ट हो जाता है। दो तीन लाइनें मैं आपको बोलना चाहूंगा कि बचपन के दुख भी कितने अच्छे थे, बचपन के दुख भी कितने अच्छे थे, तब तो सिर्फ खिलौना टूटा करते थे। बचपन के दुख भी कितने अच्छे थे, तब तो सिर्फ खिलौना टूटा करते थे। वो खुशियां भी ना जाने कैसी खुशियां थी, वो खुशियां भी ना जाने कैसी खुशियां थी, तितली को पकड़कर उछाला करते थे। वो खुशियां भी ना जाने कैसी खुशियां थी, तितली को पकड़कर उछाला करते थे। पांव मारकर खुद बारिश के पानी में, पांव मारकर खुद बारिश के पानी में अपने आप को भिगोया करते थे। पांव मारकर खुद बारिश के पानी में अपने आप को भिगोया करते थे। अब तो अब तो एक आंसू भी रुसवा कर जाता है, बचपन में तो दिल खोलकर रोया करते थे, क्योंकि हमें किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। जैसे ही हम लोग किशोरावस्था में आए हमें क्या होने लगी? टेंशन होने लगी, अपने कैरियर की टेंशन होने लगी और बहुत सारी हमें टेंशन खड़ी हो जाती है। इसलिए हमारी मनोविज्ञान ने बोला है कि प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में सुख दुख समान नहीं होते। प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में क्या होते हैं? सुख दुख समान नहीं होते। देखना आगे लिखिए, संतुलन और असंतुलन का सिद्धांत। संतुलन और असंतुलन पढ़ेंगे हम लोग ज्यादा डीप में जब हम पढ़ेंगे मोटिवेशन, और मोटिवेशन में संतुलन स्थैर्य नियम है, सिद्धांत है, संतुलन स्थैर्य। संतुलन स्थैर्य ये दिया था चैपलिन ने, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संतुलन और असंतुलन का सिद्धांत मतलब हमारी जो प्रत्येक अवस्था होती है उसमें कभी हम लोग संतुलित हो जाते हैं, कभी हम लोग असंतुलित हो जाते हैं। लेकिन जहां हमारी मनोविज्ञान कहती है, जहां ये चैपलिन कहते हैं, वो कहते हैं कि इंसान को हमेशा संतुलित रहना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान संतुलित नहीं रहा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर इस असंतुलन का ही शिकार रहा तो वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, कोई भी कार्य वो नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारे चैपलिन महोदय कहते हैं कि असंतुलन की स्थिति में भी इंसान को क्या रखना चाहिए? संतुलन रखना चाहिए। काफी बार स्थितियां बिगड़ जाती हैं, पारिवारिक स्थितियां बिगड़ जाती हैं, बाहरी स्थितियां बिगड़ जाती हैं, हम अपना आपा खो देते हैं, हम अपना आपा खो देते हैं, जिससे हमारे रिश्ते टूटने लगते हैं, जिससे हमारे रिश्ते क्या होते हैं? टूटने लगते हैं। और चैपलिन ने एक एग्जांपल दिया था, तब हम लोग जब पढ़ेंगे मोटिवेशन तब मैं उसको डिटेल से हम लोग बताऊंगा मैं आपको क्या कह रहे हैं वो। असंतुलन, अगर कभी आपकी लाइफ में असंतुलन की स्थिति आ जाए तो क्या करना है? आपको संतुलित रहना है। अगर आप उस समय आपका संतुलन खो गए तो बहुत सारी चीजों से आपको क्या करना पड़ता है? हाथ धोना हमें पड़ जाता है। क्यों? काफी बार क्या होता है कि हमें गुस्से की वजह से बहुत सारी चीजों को खो देते हैं। हमें जब अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता तो बहुत लोगों से हम लोग दूर चले जाते हैं। इसलिए लाइफ में क्या रहना है? हमें संतुलित रहना है। क्या कहता है वो? संतुलन में असंतुलन का सिद्धांत। क्या? संतुलन में असंतुलन का सिद्धांत। ये कुछ सिद्धांत है जिनके बारे में हम लोगों ने आपको चर्चा करी। कुछ जो रह गए होंगे, दो तीन और रह गए होंगे, उनके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे।
आप पढ़ते रहिए, है ना, आप 100% आप सफल होंगे। यूं ही नहीं होती हाथों के आगे उंगलियां, भगवान ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है, इसलिए किस्मत को दोष मत दीजिए, आप मेहनत कीजिए। थैंक यू सो मच।